बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इस बीच में जब मैं वीलॉग नहीं कर रहा था तो कुछ बड़ी खबरें आई, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया है कि अमन का जो नोबेल इनाम है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जाए। ये उनकी खिदमात के एतराफ़ में किया गया या उन्हें खुश रखने के लिए किया गया, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इमरान खान साहब की जमानत का मामला अटका हुआ है 9 मई के केसेस में, अदालत में वहाँ पे फैसला महफूज हो गया, उस हवाले से आपको बताऊंगा। बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और उसके बाद खुद ही बजट मंजूर करवाने का फैसला, अमेरिका ने जो बहुत बड़ा हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये सारी चीज़ें और इस खित्ते की सूरत हाल ये आपके सामने मैं भी रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक मुलाकात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये बंद कमरे में मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद अचानक से पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाना चाहती है अमन का नोबेल प्राइज। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त ईरान पर हमले की हमायत कर रहे थे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इसराइल की जानिब से गजा में जो अटैक किया जा रहा है उसकी भी हमायत कर रहे थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके थे बार बार कि गजा के रहने वाले फ़लस्तीनियों को वहाँ से किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाए और गजा को तामीर करके वहाँ रियल स्टेट का एक बेहतरीन नया निज़ाम बनाया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड के लिए जो है वो नामजद किया जाए, और ये हुकूमत पाकिस्तान करेगी। हुकूमत पाकिस्तान को कैसे ख्वाब आया, और ये ख्वाब हुकूमत पाकिस्तान को पहले क्यों नहीं आया, यह है बड़ा सवाल। देखिए, जब फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, तो मुलाकात में एजेंडा ये नहीं था कि ईरान पे बात होनी है, पाकिस्तान पे बात होनी है कश्मीर के ऊपर या इंडिया के ऊपर, नहीं, ये सारी सानवी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल की जो मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें एजेंडा नंबर 1 यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे किया जाए या उन्हें राजी कैसे किया जाए। एजेंडा नंबर 1 यही था, इसके अंदर और किसी चीज का कोई एजेंडा नहीं था। देखिए ना, पाकिस्तान ने कभी यासिर अराफात को नामजद नहीं किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, पाकिस्तान ने कभी नेल्सन मंडेला को नामजद नहीं किया अमन के नोबेल इनाम के लिए। हमारी कितनी मदद की चाइना ने, हमने शी जिनपिंग को कभी नामजद नहीं किया अमन के नोबेल प्राइज के लिए, हमने कभी नहीं किया चीन को भी नामजद। हमने अमेरिकी सदर को क्यों नामजद किया, मोहम्मद बिन सलमान को हमने नामजद नहीं किया, जिन्होंने हमें बहुत दफ़ा मुफ्त तेल भी दिया, पैसा भी दिया, हमारे कौमी खजाने में उनका पैसा पड़ा रहता है, उनके बगैर हम चल नहीं सकते। हमने यूएई की हुकूमत या उनके सरबराह को भी नामजद नहीं किया। तो दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं जिन्हें हमने नामजद नहीं किया, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान पर, लेकिन हमने उन्हें नामजद नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए तोहफतन उन्हें अमन का नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मजाक है। क्या सियासी दिमाग ऐसा कर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियरली ये बताऊं कि सियासी दिमाग ऐसा भोंडा और गलत फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला करवाया गया है और ये फैसला फील्ड मार्शल के हुक्म के बाद हुआ है। यानी उन्होंने तो ब्रीफिंग नहीं दी हुई थी, या तो आपने ब्रीफिंग ली हुई होती ना, मौजूदा हुकूमत ब्रीफिंग ले चुकी होती। आज जो खबर जारी की गई है उस खबर के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। मेन खबर तो यह है कि जनाब अमेरिका का जो हमला है उसके बाद पाकिस्तान ने एक मजम्मत जारी की है, लेकिन इसमें अमेरिका की मजम्मत नहीं की, ना डोनाल्ड ट्रंप की है, बल्कि हमले की मजम्मत की है और यह कहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। लेकिन इस खबर के अगर आप नीचे जाए ना एंड में, तो वहां पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई है। इसमें यह बताया गया है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ है, इसके जो मकसद था वो ये था कि आर्मी चीफ ने यहाँ पे एक ब्रीफिंग भी देनी थी और बताना था कि क्या बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी, और ये मामला भी यहाँ पे रखे जाने थे। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि आज इन्हें पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की क्या बातचीत हुई, लेकिन अमन का नोबेल प्राइज देने का जो नामजद करने का ऐलान है वो पहले इन्होंने कर दिया। कैसी अजीब चीज़ है। तो वो पहले इन्होंने इसलिए किया कि इन्हें हुक्म आ गया था,
और हुक्म कहां से आता है? जिनके ये गुलाम हैं, जो इन्हें इक्तदार में लेकर आए हैं। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने फौरी तौर पे अपने जूते पॉलिश करने की रवायत को बरकरार रखते हुए फौरन इसके ऊपर अमल दरामद किया और डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी के बाद मैंने एक बात अर्ज की थी, मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया था। मैंने ये कहा था कि आज के बाद ये हुकूमत अपनी गलतियों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों की सजा भी भुगतेगी। देखिए ना, वो एक मुल्क का सदर है, वो कुछ भी गलत करेगा, इनके खाते पड़ जाएगा। तुम तो इसको अमन का नोबेल इनाम देना चाहते थे, कल को वो फलस्तीनियों के खिलाफ कुछ कर दें, ईरानियों के खिलाफ कुछ कर दें, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दें, तो आपने तो उनको अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है ना? अजीब बात। ये पाकिस्तान की वो सरकार है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, जिन्होंने खुद दो ऐसे लोगों को जेल में कैद रखा हुआ है मुबैना तौर पे, जिन दोनों को नामजद किया गया है अमन के नोबेल इनाम के लिए, बारंग बलोच साहबा और इमरान खान। ये दोनों जेल के अंदर है, दोनों को कैद किया हुआ है, दोनों की नामजदगियां मुबैना तौर पे हो चुकी हैं। और यही हुकूमत जो मुस्तहिकीन को बंद कर देती है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देती है। अच्छा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब 24 घंटे नहीं गुजरने दिए, उन्होंने अपने B-2 बम्बर्स जो हैं उनको भिजवा दिया। ईरान के ऊपर खौफनाक अटैक हो गया। उनकी जो एटमी तनसीबात हैं वो उसे कहते हैं जी हमारे एनर्जी पैदा करने के सोर्सेज हैं। अमेरिका कहता है नहीं जी, यहां पे ये यूरेनियम को इतना तगड़ा कर देंगे कि ये एटमी कुव्वत बन जाएंगे बहुत जल्द। ईरान कहता है जी हम एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहे। अब वहां पे अमेरिका ने खौफनाक बमबारी की है। उस बमबारी के असरात क्या हो सकते हैं, ये बड़ा खौफनाक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके मुताबिक, मैं आपको यहां पे एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको हैरत होगी कि ये कितने बड़े खतरे से खेला गया है। ये जनाब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर हैं राफेल ग्रोसी। उन्होंने खबरदार किया है कि जौहरी तनसीबात पर मुसल्लह हमले कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे हमलों के नतीजे में ताबकारी फैल सकती है, जो सिर्फ हदफ बनाए गए मुल्क तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सरहदों से बाहर भी असरअंदाज हो सकती है। अरबों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मारे जाते, लेकिन जब आप एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक करते हैं तो ताबकारी फैलती है, फिर वो हवा के असरात के साथ साथ वो मुख्तलिफ इलाकों में जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि ताबकारी क्रॉस नहीं करेगी, सरहद आ गई है, बॉर्डर है, लिहाजा इससे आगे पाकिस्तान शुरू हो रहा है, इधर को नहीं जाना, इस तरफ को अफगानिस्तान शुरू हो रहा है तो इस तरफ को नहीं जाना, या इधर जो गल्फ कंट्रीज हैं इधर को नहीं जाना, या इराक में दाखिल नहीं होना, अजरबैजान में दाखिल नहीं होना। ये नहीं होता। फिर होता यह है कि ताबकारी फैलती है और उससे करोड़ों अरबों लोग मुतासिर हो सकते हैं। और जिस खित्ते में ईरान वाक़या है, ये गुंजान खित्ता है, यहां बहुत बड़ी बड़ी आबादियां हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को खतरे में डाल दिया ये करने के बाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सरबराह है आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के राफेल ग्रोसी, उनका ये स्टेटमेंट है। अब मामला ये है कि जब इन्होंने नामजद किया ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसके बाद पाकिस्तान में टाउटों ने बगलें बजाना शुरू कर दी, छलांगे मारना शुरू कर दी। मास्टर स्ट्रोक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का ये कर दिया तो वो कर दिया, जबरदस्त फैसले हो गए। फील्ड मार्शल ने अमेरिका को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जनाब कि अमेरिका अब अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर। ईरान को और इसराइल को 2 हफ्ते मिल गए हैं, इन 2 हफ्तों में आप देखिएगा कि क्या कमाल किया जाएगा। फिर जनाब उसके बाद बताया गया जनाब कि तुर्की के सदर से मिल गए, इधर चले गए। अब ये सारी कहानियां टाउट सुना रहे थे, धड़ लगे हुए थे, जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे, और ऐसी टका के बूट पॉलिश हो रही थी कि मैं हैरान हो रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये नहीं जानते डोनाल्ड ट्रंप को, या इनको अमेरिका का नहीं पता। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी फैसला कर सकती है, इतना बड़ा जुआ आप कैसे खेल सकते हैं। और फिर वही हुआ, इतना बड़ा काम कर दिया अमेरिका ने कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। अब अगर ईरान रिटेलिएट करता है, इसके ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे, तो सिचुएशन कहां से कहां निकल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि इनमें से किसी को भी शर्म नहीं आई, कोई एक भी डूब के नहीं मरा, किसी एक ने भी सरफ नहीं खाया। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उछल उछल के छलांगे मार मार के कह रहे थे कि ये बहुत बढ़िया फैसला है, बड़ा कमाल फैसला है। अब इनमें से बात जो है वो बगलें झांक रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं। हत्ता कि वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी समझे जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके जमीर जागे हैं, उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता माफी मांगे और ये अमन के नोबेल इनाम वाला मजाक वापस लें। लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना था। इसका कोई अमन के साथ ताल्लुक नहीं है, इंसाफ के साथ ताल्लुक नहीं है,
इसका कोई डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में कुछ ऐसा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिले। ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की, और उस ख्वाहिश का वो अपने मुंह से इजहार भी कर चुके हैं। लिहाजा इन्होंने नामजद करके डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की एक कोशिश की है। कुछ लोग ताने दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो बात सच है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप से, और वो इसलिए थी कि जो बाइडन की हुकूमत में पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया था, तो ये एक नफसियाती तौर पे एक नॉर्मल चीज थी कि इनका झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ना था, कि अगर जो बाइडन आ जाता है या कमेला आ जाती है तो इनके दौर में तो हमारा रिजीम चेंज किया गया है, तो इनके साथ तो हमदर्दी तहरीक इंसाफ की हो नहीं सकती थी, उनकी हमदर्दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और ये फितरी था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की चीजें की, या इस हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को जैसे राजी किया, या जो कुछ पेश किया उनके सामने, ये नामजदगी जो है ये भी पेश किया जाना कि जनाब ये भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम कभी आपको मादनियात पेश कर रहे हैं, कभी अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो आप चाहते हैं वो करना पेश कर रहे हैं, आपको हर चीज पेश कर रहे हैं, अपनी खुद मुख्तारी, अपने आजाद फैसले आपके आगे पेश कर रहे हैं, हत्ता कि हम अमन के नोबल इनाम के लिए आपकी नामजदगी भी आपके आगे पेश कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा गिरी हुई, इतनी ज्यादा कमजोर, और इतनी ज्यादा मैं क्या कहूं इस हुकूमत को, बुज़दिल हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इन्होंने किया। और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने वो काम किया कि ईरान जो पाकिस्तान का हमसाया उसको भी नाराज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने चले जाना है, 4 साल की हुकूमत होती है उनकी, दूसरा टर्म है उनका, तो ये 4 साल के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ईरान यहीं पे होगा, और ईरानियों को याद रहेगा कि जिस वक्त पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया उस वक्त ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था, और अमेरिका उसके अंदर शामिल था, ये सारी दुनिया जानती है। बहरहाल ये खुश रखना चाहते हैं। अब कुछ डाउट्स ये कह रहे हैं जनाब ये तो पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करें, इससे वो बहल जाएगा और इसके नतीजे में वो ईरान पर हमले से बाज रहेगा, तो ये हमारी एक हिकमत अमली थी। भाई फिटे मुंह तो हिकमत अमली थे भाई। अगर यही हिकमत अमली है कि अमन के नोबेल इनाम दे देकर आपने जंगें बंद करनी है, तो आप जाके एक अपने चहीते नेतन्याहू साहब को भी दे दें, एक जाकर मोदी साहब को भी दे दें, एक जाकर यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी करवाने के लिए आप पुतिन को भी दे दें और ज़ेलेंस्की को भी दे दें। जहां जहां पे दुनिया में जंग हो, जो जंग करने वाला लीडर हो, उसको जाके आप हिटलर को भी एक दिलवा दें जिसने दुनिया में जंग छेड़ी थी, कि जनाब इसको भी दे दो। अमेरिकन सदर को पुराने को कब्र से निकाल के उसको भी दिलवा दें जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बारमेंट या एटम बम के हमले का ऑर्डर दिया था। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी जंगें रुकती हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हासिल की जाती है जो इन्होंने करने की कोशिश की है। अब नादरीन आ जाएं इस बात के ऊपर कि ईरान अब क्या करेगा। देखिए पाकिस्तान ने एक तो मजम्मत कर दी है, पाकिस्तान ये कह रहा है जनाब ये जो अटैक हुआ है ना ये गलत हुआ है और ये खतरनाक है और ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो आलमी कवानीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लियरली पाकिस्तान ने इस बारे में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये कहा है, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया और ना ही वहां पे नाम लिया गया है अमेरिका का। यानी ये कहा गया कि हम दोनों फ्री कैंड से राब्ते में हैं, तो अमेरिका और ईरान ऐसे करके बात की गई है। अमेरिका की प्रॉपर मजम्मत जो करने का तरीका है वैसे मजम्मत नहीं की गई है, क्योंकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना इस हुकूमत की मजबूरी है। इन्हें यह लगता है कि ये जितना मर्जी जुल्म करें, जबर करें, अमेरिका अगर इनको नहीं रोकेगा तो इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। अमेरिका से बहुत बड़ा ताकतवर मेरा अल्लाह है, और जब आप अल्लाह की पकड़ में आएंगे या कुदरत की पकड़ में आप जिस वक्त आ गए तो उस वक्त फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। ये अवाम आपकी वो हालत करेगी, वो दुर्गत बनाएगी आप लोगों की कि आपकी नस्लें याद रखेंगी कि आपने पाकिस्तानियों के साथ कितना जुल्म किया और कितना लंबा अरसा जुल्म किया है। अब नाज़रीन जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती करता रहेगा ना, ये हुकूमत फंसी रहेगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब काम कर लिया है। अब ये अगर वापस ले लेते हैं नामजदगी अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का खतरा होगा, और अगर ये वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में इनकी लितरॉल होती रहेगी जो अब इनकी हो रही है। नाज़रीन अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से खौफनाक हमले किए हैं और ईरान ने कह दिया कि अब हम जवाब देंगे। यानी उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे अहदाफ में इजाफा कर दिया। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, जो B-52 बम्बर है ना, ये बहुत लंबी परवाज करता है। ये अमेरिका से उड़ के दुनिया के किसी भी खित्ते में अटैक करके वापस अमेरिका जा सकता है, इसकी ये कैपेसिटी है। ये दूसरे तैयारों की तरह नहीं है जिन्हें रास्ते में रुकना पड़ता है, रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, नहीं, ये बड़ा जदीद तरीन तैयारा है और ये दुनिया के सबसे खौफनाक बम मारता है जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स को तबाह कर देते हैं और बहुत नीचे तक ज़मीन के अंदर गहराई में जाकर तबाही फैलाते हैं।
अमेरिका का दावा है कि उसने अचीव किया है कुछ, जबकि ईरान का और रशियन एक्सपर्ट हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं, अमेरिका जो अचीव करना चाहता था वो हासिल नहीं कर सका। ईरान की जौहरी तनसीबात बेशतर जो हैं वो महफूज हैं और ईरान का उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बड़ा क्लेम किया जा रहा है। अब क्या ईरान जो है वो वापस अटैक कर सकता है? ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखें, इस खित्ते के अंदर जितने मुल्कों में अमेरिका की बेसेस हैं वो सारे मुसलमान मुल्क हैं और उन तमाम ममालिक ने, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो तमाम मुसलमान ममालिक हैं और उन तमाम ममालिक ने इसराइल की मजम्मत की है, ईरान के हक में स्टेटमेंट जारी किया है। तो क्या ईरान उन मुल्कों के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर अटैक कर सकता है? हालांकि अमेरिका ने अभी तक उन मुल्कों में मौजूद अपनी बेसिस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, वहां से हथियार नहीं गए, चीजें नहीं गए। ईरान इस तरह का हदफ हासिल करेगा या कुछ ऐसा नुकसान करने की कोशिश करेगा अमेरिका का जिसमें मेरे ख्याल में हमसाया ममालिक इन्वॉल्व शायद नहीं होंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान इस लड़ाई को अगर अमेरिका के खिलाफ भी लड़ना चाहेगा तो वो चाहेगा इस खित्ते के ममालिक उसके खिलाफ ना हो और उन ममालिक को मैक्सिमम अपने साथ रख सके। यहां पे एक स्टेटमेंट जो है वो मार्को रूबियो का गालिबन स्टेटमेंट था कि ये तमाम मुसलमान मुल्क हमारे साथ खड़े हैं और ये कहते हैं जी अपनी आवाम की खातिर हम बाहर बाहर से मजम्मत करते रहेंगे और अंदर से हम आपके साथ मिले हुए हैं, आप मारें ईरान को। मेरे ख्याल में ये भी एक सियासी स्टेटमेंट है ताकि मामले को भड़काया जाए, ताकि ईरान को मजबूर किया जाए और एक लड़ाई बढ़ाई जाए। ईरान किसी ना किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर किसी जगह पे वो दागे अपने मिसाइल अमरीकी बेस के ऊपर और एक नया जवाब बन जाए। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है, फर्दर हम देखते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर नहीं रुकता तो फिर ईरान के पास ऑप्शंस महदूद हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये एक लंबी बहस है, इस पर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जंग है ना, ये आप नए हरबस को बंद कर सकता है ईरान। इससे दुनिया के अंदर जो एनर्जी की सप्लाई है उसका 20% रुक जाएगा। यहां से तेल गैस बाकी चीजें जाती हैं, तो जब ये रुक जाएंगे तो दुनिया के अंदर इन चीजों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, पूरी दुनिया की सनत इससे मुतासिर होगी। ईरान ये भी कर सकता है। ईरान के जो मिसाइल के ज़खायर हैं वो हैरान कुन हद तक परेशान कुन साबित हो रहे हैं। मतलब ये अब 20 से ज्यादा अटैक कर चुका है ईरान, यानी एक वेव जाती है मिसाइलों की, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी जाती है और कामयाबी के साथ उसने इसराइल के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाया। हालांकि इसराइल ने भी ईरान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बड़ा हैवी डैमेज किया है। अमेरिका ने भी ईरान का नुकसान किया है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा। पूरी की पूरी ईरानी फौजी की आदत जो है वो मार दी गई एक ही रात में। उसके बाद जो है वो उनके साइंटिस्ट, जो बड़े कीमती साइंटिस्ट थे, वो भी कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए सारे। ईरान के शहरियों की शहादतें ज्यादा हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन है वो बेमिसाल है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यानी इसराइल पर आज जो बम्बारमेंट की गई है, इन हमलों में खैबर शिकन, अमाद और फताह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, ये मिसाइल जो है इनमें से बेशतर पहले इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। ईरान ने तकरीबन 15 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर। इसराइल की रोकने की कैपेसिटी कमजोर हो रही है, इस वजह से ईरान के अब मिसाइल जाकर अपने टारगेट्स को ज्यादा हिट कर रहे हैं माजी के मुकाबले में। ये ईरान की कामयाबी है। ईरान लगातार इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि इसराइल चाहता है कि अब जंगबंदी हो जाए, लेकिन ईरान शायद जंगबंदी पे इतनी जल्दी आमादा नहीं होगा। जो कुछ इसराइल ने ईरान के साथ किया और खासतौर पर जो अमेरिका ने एक बड़ा अटैक किया है, इसका ईरान को जवाब देना पड़ेगा। यानी ईरान के अंदर इतना प्रेशर है लोगों का उनकी हुकूमत के ऊपर भी। दूसरा, उनका अपना एक बड़ा लंबा तारीखी पस मंजर है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरानी कहीं ना कहीं जवाब देंगे, किस तरह देंगे इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरें क्या है नादरीन, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1 तो ये कि इमरान खान साहब की जमानत के मामले पे फैसला महफूज हो गया है और ये 9 मई के हवाले से केसेस हैं। 8 केसेस थे गालिबन, इनकी जमानत का मामला था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन ये फैसला फिर महफूज हो गया। और महफूज फैसला आपको पता है गैर महफूज होता है जब तक कि सुना ना दिया जाए। तो अदालत के अमले ने बताया वहां मौजूद लोगों को कि ये फैसला कल सुनाया जाएगा। अब कल के दिन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग सारे जाएंगे फैसला सुनने, देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। ये तहरीके इंसाफ का एक और इम्तिहान है और देखते हैं फैसला इमरान खान के हक में आता है या नहीं आता। ये अदालत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। सारी दुनिया जानती है कि 9 मई के केसेस में एक बंदा जो जेल के अंदर बंद था, एक बंदा जिसे उठा लिया गया था गैर कानूनी तौर पे, उस बंदे का कितना कमल दखल हो सकता है, ये तो सारी दुनिया जानती है। नाज़रीन, एक और खबर है वो ये है कि पंजाब में बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट आई है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि सारे पैसा कोई अपनी जेब में ले जाता है।
लेकिन इसके अंदर से बेशुमार पैसा करप्शन की नजर हो जाता है जब ये बेकायदगियां और बेजाब्तियां जो हैं इनको छापा जाता है। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे चौड़े पैसे जो हैं वो 10 खरब रुपया तकरीबन जो है वो खुर्द बुर्द हुआ है, ये इसकी बेकायदगियां और बेजाब्तियां हैं। अब ये जो पैसा है ये मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के दौर का है। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने गुमराह करने की कोशिश की कि ये परवेज इलाही के दौर का है, मोहन इलाही को ताने देते हुए सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्चुअली जो ये अदवार हैं ये मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के हैं और ये दोनों ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनके बड़े चहीते हैं। तो नाज़रीन और भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बताऊं और ये एक मिसाल के साथ बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। बिलावल जरदारी ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि हुकूमत को बजट में वो सपोर्ट करेंगे। ये जरदारी ने और बिलावल जरदारी दोनों ने फैसला किया है। पहले बजट में कीड़े निकाले कि जनाब किसान भी मर गया, मजदूर भी मर गया, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, बजट में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, ये IMF का बजट है, और उसके बाद कहा जी हम इसे मंजूर करवा देंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई पीपल्स पार्टी वालों से उनकी लड़की का रिश्ता मांगने आया और उन्होंने आगे से कहा जी आपका लड़का जो है उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। मिसाल के तौर पे जनाब आपका लड़का नशा करता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, आपका लड़का जुआ भी खेलता है, आपका लड़का बदजबान भी है, बदअखलाक भी है, आपका लड़का नालायक है, नखट्टू है, नकम्मा है और लड़ाका भी है, आपका लड़का बदकिरदार भी है, लेकिन एंड में पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हम लड़की आपके लड़के को ही देंगे। ये जनाब इनकी वो मिसाल है। यानी ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। आज एक एक जुर्म और एक एक जुल्म जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, या अवाम के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका मैंडेट चोरी करने से लेकर उनकी मईशत को तबाह करने तक और उन्हें गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने तक, इस सब के पीछे जितना जुर्म नवाज शरीफ का है उतना ही जरदारी साहब का भी है। जो PMLN ने किया वही पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये बराबर के हिस्सेदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।